कश्मीर का जिक्र आते ही इन दिनों हमारी आंखों के सामने बस कुछ ही तस्वीरें घूमती हैं, कानों में कुछ ही आवाजें गूंजती हैं। आतंकवाद की, गोलीबारी की, गश्त लगाती सेना की और उन पर पत्थरबाजी करते बच्चों और युवकों की। अब कश्मीर का नाम सुनते ही वहां की वादियों की शांति की जगह भारत विरोधी नारों का शोर सुनाई देता है। बर्फ से लिपटी सफेद चोटियों की जगह तिरंगे में लिपटे शहीदों की तस्वीरें दिखाई देती हैं। धरती की जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर के नर्क हो जाने का एहसास होता है। कश्मीर के लोगों के दिलों में पल रही नफरत का एहसास होता है। लेकिन क्या यही पूरा सच है? हर कश्मीरी का सच, कश्मीर का सच? नहीं। जैसे हर तस्वीर का दूसरा पहलू होता है, इस तस्वीर का भी है। दूसरे पहलू में नफरत नहीं, देश के लिए मोहब्बत है। कुछ कर गुजरने का जुनून है। समाज की बनाई बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ने की ख्वाहिश है। देश की रक्षा के लिए मर मिटने की तमन्ना है। देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने का संकल्प है। आइए आज हम सब मिलकर कश्मीर की इस दूसरी तस्वीर को भी देखें और मिले इस तस्वीर को खूबसूरत बनाने वालों से। – 2016 में जब उन्होंने बीएसएफ की असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में टॉप किया तो खुद देश के गृह मंत्री ने उनसे मुलाकात की। आज नबील अहमद वानी जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक मिसाल है कि कैसे जिंदगी आपको हमेशा दो विकल्प देती है। देश के युवा संघर्ष करें या शिकायत, पढ़ाई करें या विद्रोह, कलम उठाएं या पत्थर, हालातों के आगे मजबूर बने या हालात बदलने की जिम्मेदारी उठाएं। नबील अहमद वानी ने संघर्ष किया, पढ़ाई की, कलम उठाई और देश की रक्षा करने की कसम खाई। वेलकम टू जिंदगी लाइव। आइए। अच्छा, एक बात बताइए, जब पिछले साल आपने टॉप किया और उसकी खबर आई तो लगातार एक नाम के साथ आपके नाम की तुलना की गई कि देखो एक बुरहान वानी और एक नबील अहमद वानी। क्या आपको कभी अनकंफर्टेबल लगा इस तरह का कंपैरिजन? मैम, जब लोग मुझे पूछते हैं कि बुरहान वानी, तो मेरा उनके लिए एक ही रिप्लाई है कि कौन है बुरहान वानी? मैं नहीं जानता हूँ। मैं शहीद भगत सिंह को जानता हूँ, महात्मा गांधी को जानता हूँ, इंदिरा गांधी को जानता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को जानता हूँ, सचिन तेंदुलकर को जानता हूँ। बुरहान वानी कौन है? मैं किसी नेगेटिव ऐसे इंसान को जानता ही नहीं हूँ। एक चीज़ कहूँगा मैम कि ये हम दोनों का कंपैरिजन मैं तो नहीं करता, लेकिन ये हर देश का हर बच्चा ये सोचे कि हम दोनों के पिता टीचर थे, हम दोनों ने एक अलग रास्ता उठाया। बंदूक मेरे हाथ में भी है और शायद उनके हाथ में भी थी, लेकिन अब ये यूथ फैसला करेगा कि वो क्या बनना चाहते हैं। क्या वो देश के रक्षक बनना चाहते हैं या क्या बुरहान वानी बनना चाहते हैं? आपके बचपन से बात शुरू करें तो कुछ अपना स्ट्रगल कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए। कैसा था आपका बचपन? मैम, मैं जम्मू एंड कश्मीर के काफ़ी मिलिटेंसी प्रोन एरिया से बिलोंग करता था। तो जब 90s में मिलिटेंसी पीक पे थी, उस वक्त हमारे गांव में बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ थी और हमेशा एक डर सा लगा रहता था कि कब यहाँ पर क्या हो जाएगा। फादर टीचर थे, तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि हम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, मेन सिटी में। कौन से गांव में थे आप लोग? मैम, मैं लाटी गांव है, उधमपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। लोग कहते हैं, बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि जम्मू कश्मीर में एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं। मैं बिलीव करता हूँ 95% लोग जम्मू कश्मीर के पैट्रियट्स हैं। क्या बात है। सिर्फ 5% लोग हैं जिनमें मैं कहता हूँ 3% लोग ऐसे हैं जिनको भड़काया जाता है। और एक जम्मू कश्मीर का यूथ हर तरह से मजबूर हो जाता है अपनी स्टेट में कि वो कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। और इस सब के बीच जो मुझे एक उम्मीद की किरण दिखी वो फोर्स थी। और बचपन से उनकी यूनिफॉर्म जो है वो मुझे अट्रैक्ट करती है कि ये मुझे चाहिए। बचपन से आप आर्मी में जाना चाहते? मैं आर्मी में जाना चाहता था। और एक हमारा नॉर्थन कमांड बिल्कुल उधमपुर में है, एक दीवार है वो बहुत बड़ी जो बनी हुई है, तो हमेशा दिखता, सोचता था इस गेट के इस पार जाना है, कब जाऊंगा इस गेट के उस पार। तो आज गर्व से कह सकता हूँ कि उस गेट के उस पार मैं पहुंच गया। क्या बात। और
एक चीज़ बोलूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने, जहाँ मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे किसी और कम्युनिटी के खिलाफ नफ़रत नहीं फैलाई, प्यार ही फैलाया। जहाँ मेरे पिता ने मुझे पहला कलमा, अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सिखाया है, वहीं मुझे गायत्री मंत्र ओम भूर भुवस्सुवः तत्सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भी सिखाया। मैं ये मानता हूँ कि दिवाली, होली जिस पागलपन से मैं मनाता हूँ, जिनका अपना फेस्टिवल है वो भी नहीं मना सकते, और मुझे कोई नहीं रोक सकता कि मैं अगर मुस्लिम हूँ तो मैं ये फेस्टिवल नहीं मना सकता, अगर कोई हिंदू है वो ये नहीं मना। जो मन करेगा वो सब फेस्टिवल मनाएंगे। अब तो मेरा ये धर्म वाला लेबल हमारी फोर्स में तो खत्म है। अब हमारा धर्म BSF है, देश की सेवा करना है, और हमारा कोई धर्म नहीं। कभी आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ा कि ठीक है, आपने कहा कि आपके घर में आपकी इस तरह की अपब्रिंगिंग हुई, लेकिन अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त कि क्यों जाना है आर्मी में, या क्यों BSF में जाना चाहते हो? मैंने आर्मी का एग्ज़ाम 9 टाइम्स दिया है, और मैक्सिमम टाइम्स में लास्ट स्टेज में बाहर हो जाता था, और मुझे कहा जाता था, रिलेटिव्स, क्लोज वंस कहते थे कि तुम्हें ये लोग कभी सेलेक्ट नहीं करेंगे। और ये एक नेगेटिव टॉन्ट है कि मतलब कि मुझ में कमी नहीं है, क्योंकि तुम जम्मू कश्मीर से हो, जो कि मुझे लगता था कि मेरी परफॉर्मेंस में कमी है। और BSF में टॉप करना ये उन सब लोगों के लिए तमाचा है जो लोग ये सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा को कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। तो हर वो बच्चा जो कुछ करना चाहता है वो ये नेगेटिव चीजें ना सोचे। अगर आप में कैलिबर है, पॉजिटिव हो, तो आप हर चीज अचीव कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं है, चाहे वो यूथ जम्मू कश्मीर का है या किसी और स्टेट का। कई बार आपको दूसरों के नज़रिए में लगा कि ये मुझे सिर्फ इसलिए विश्वास की नज़र से नहीं देख रहा है क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, ये मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए ये मुझे ऐसी नज़र से देख रहा है? बहुत बार ऐसा टाइम आया जब खुद को जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैं नहीं हूँ एंटी नेशनल, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। मुझे भी याद है, मैं JNK गवर्नमेंट में एज ए जूनियर इंजीनियर जॉब कर रहा था, तो एक बार मीटिंग स्टार्ट हुई, तो मैं जैसे अंदर पहुँचा तो मुझे बोला गया कि कहाँ थे तुम? तो मैंने कहा सर मैं पेपर देने गया था। तो मुझे कहा गया कि पत्थर मारने तो नहीं गए थे? तो बहुत चुभा, और जिस दिन सिलेक्शन है उस दिन मैंने बोला कि पत्थर मारने तो नहीं गया हूँ, लेकिन पत्थर मारने वालों को रोकने के लिए अब मैं ही जाऊँगा। मैं लोगों को कसूरवार नहीं कहूँगा, कहीं ना कहीं हम अपने हालात के लिए थोड़े बहुत हम भी रिस्पॉन्सिबल। ये हमारे हाथ में, हम अपनी इमेज कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं गवर्नमेंट से या किसी से भी, चलो प्रोटेस्ट करते हैं, हम CM के घर के बाहर पेड़ लगाते हैं, ये प्रोटेस्ट नहीं है। या पत्थर मारना प्रोटेस्ट है? ये किस कानून में लिख दिया है कि प्रोटेस्ट का मतलब पत्थर मारना? अगर हम एक परिवार है, पूरा देश एक परिवार है, मुझे अगर अपने पिता से प्रॉब्लम होगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं पिता को पत्थर मारूंगा या पिता से बात करूंगा? अच्छा बताइए, एक होता है कि ठीक है आर्मी में या BSF में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन टॉप करेंगे ये कभी सोचा था? मैंने अपनी मदर को बोला था रिजल्ट आने से पहले, हम ऐसा सोचेंगे कि मैंने पेपर ही नहीं दिया है, हाँ। क्योंकि मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो हमें कम दुख होगा, तो हम जस्ट यही सोचेंगे कि हमने पेपर ही नहीं दिया। तो मैंने जैसे ही नेट खोला तो मैंने लिस्ट आ गई थी, मैंने देखा ऊपर सबसे ऊपर मेरा नाम है, आगे किया तो आगे देखा सिलेक्टेड इन मेरिट। तो मैं 5 मिनट के लिए चुप हो गया कि अब मैं क्या फिर देखूं बार बार कि सच है झूठ है, क्योंकि वो एक लम्हा होता है जब आपको लगता है मेरी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम इस लम्हे में सॉल्व हो जाएंगी। बहुत बार फेल होते, आप पास होते, शौक सा लगा, दौड़ा मैं नीचे की तरफ, मैंने मदर को बोला मैं सेलेक्ट हो गया। तो वो रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोई, और वो एक ऐसी रात थी जब शाम के 5 बजे से सुबह के 9 बज गए, हम पूरी रात सोएंगे, हम जैसे ऐसे हो गए कि क्या हो रहा है ये अचानक ज़िंदगी जो इतनी मुसीबतें थी, इतनी प्रॉब्लम्स थी, ये अचानक कैसे खत्म हो गई। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से आपने मुलाकात की उसके बाद? वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो मैं दिल्ली पहुंचा, और एक बहुत अजीब सा वाकया मेरे साथ हुआ कि मैं एग्ज़ाम देता था तो मैं कपड़े वगैरह नहीं खरीदता था, तो मैं चला गया, जैसे बुलाया तो अचानक मेरी पैंट यहाँ से फट गई पूरी। मैं गृह मंत्री से मिलने जा रहा हूँ और मेरी पूरी पैंट यहाँ से फट गई है, और मुझे पता भी नहीं है। तो मुझे किसी ने बोला आपकी पैंट फट गई, आप तो गृह मंत्री, 2 कदम आप मोड़ोगे आपको मिल जाएंगे, आप क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है।
तो अचानक मेरी नज़र एक स्टेपलर पे पड़ी, तो मैंने जल्दी से अंदर से उल्टी पिन्स लगाई, वो पिन्स अंदर हो गई और पैंट जुड़ गई। और तभी आप कभी वो फोटो ध्यान से देखिए, मैं ऐसे बैठा गृह मंत्री जी के आगे, क्योंकि वो पैंट मेरी फट गई थी। लेकिन उन्होंने जो इज़्ज़त मुझे दी और बहुत सराहाया मुझे, और आई होप कि जितनी उम्मीदें उन्हें मेरे से है मैं उस पर खरा उतरूँ। और नेक्स्ट भी मैं यही चाहता हूँ, मेरी सिस्टर नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट करेगी, शी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ आर्मी, और आई होप कि वो कश्मीर की पहली लड़की हो जो आर्मी ज्वाइन करे, और मेरा यही सपना है। Awesome. चलिए आखिर में आपके लिए 2 बहुत स्पेशल मैसेजेस आए, वो सुनवाते हैं आपको। नबील, मैं आपको यूपीएससी के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में टॉप करने पर बीएसएफ चुनने के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप जम्मू एंड कश्मीर की युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में युवा आपका अनुसरण करेंगे। आपकी कामयाबी, आपकी मेहनत, आपके दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच का नतीजा है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं अपनी तरफ से नबील और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मेहनत और लगन से इन्होंने ये हासिल किया है। और जम्मू कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है। जम्मू एंड कश्मीर के जो नौजवानों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने ज़िंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है तो मेहनत, लगन और प्यार से ही हो सकता है। और ऐसे ही आप मेहनत और लगन देते रहेंगे तो आपका जीवन बहुत ही खुशहाली से बिताएंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ लाइफ से। इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और लोग बिलीव करते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव होता है। इससे इतनी रिस्पेक्ट मिलती है किसी को क्या, जो ये दे रहे हैं। और अगर अभी भी लोग, यूथ मोटिवेट नहीं होगा कि हम देश के लिए कुछ करें, तो फिर कब मोटिवेट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो पर आए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। और शायद किसी दिन हम बॉर्डर पर आएँ तो आपसे मुलाकात हो। जरूर मैम। फिलहाल एक तोहफा, क्योंकि आप हमारे आए हैं, हमारी तरफ से आपके लिए। सभी ने कहा यार इसको आपने क्यों यहाँ लाया, ये अब दुनिया में क्या करेगा, ये तो बिल्कुल ही मर चुका है, ये इस दुनिया के लायक ही नहीं है, तो इसको मर जाना चाहिए। आइए आज एक काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने सपने, अपने शौक, अपने जुनून को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो सोचिए कि आपकी कल्पना आपको कहां तक ले जा रही है। क्या क्या कर सकते हैं आप? क्या इस वक्त आपके मन में अगर मगर के ख्याल आ रहे हैं? जाहिर है हम सबके मन में आते हैं। खुद की काबिलियत पर शक भी होता है, हालातों से शिकायत होती है, ऊपर वाले से दुआएं और आसपास वालों से उम्मीदें होती हैं। चलिए अब आपको मिलवाते हैं कश्मीर के बिजबहरा गांव के आमिर हुसैन लोन से। आमिर ने अपने सपने, शौक और जुनून क्रिकेट को खेलने के लिए क्या किया, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। 8 साल की उम्र में आमिर ने अपने दोनों हाथ गंवा दिए, लेकिन ना हिम्मत खोई ना ख्वाहिशें। उनका एक ही सपना था, सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलने का सपना। और उस सपने को जीने के लिए आमिर ने जो जो किया वो आज हम सब के लिए एक मिसाल है। आमिर, बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइव में। आमिर, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हम सब लोगों को बताएं क्या हुआ था आपके साथ, वो हादसा जिसमें दोनों हाथ गंवा दिए आपने।
जी मैम, हमारे घर में एक कारखाना था, हम वहाँ बल्ले भी बनाते थे। लकड़ी के साथ मैं खेलता था तो आरा ऑन थी, तो मेरा जो मुझे जैकेट फंस गया उस पुल में। तो जब जैकेट फंस गया तो उसके बाद बहुत लगभग 10 मिनट हो गए तो मेरे जो हाथ बिल्कुल ही बाहर निकले। तो हमारे गांव में गाड़ी भी नहीं थी, तो उसके बाद एक औरत आई, उन्होंने फौज के पास गई और फौज को बुलाया और उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। तो फिर फौज की गाड़ी में ही मुझे हॉस्पिटल तक ले गए। तो उसके बाद 3 साल तक मैं वहाँ हॉस्पिटल में रहा। तो जब 3 साल के बाद हम घर लौटे और 3 साल के बाद जितने भी पड़ोसी आए हमारे घर, सभी ने कहा, हमारे फैमिली सभी ने कहा, यार इसको आपने क्यों यहाँ लाया, ये अब दुनिया में क्या करेगा, ये तो बिल्कुल ही मर चुका है, ये इस दुनिया के लायक ही नहीं है, तो इसको मर जाना चाहिए। फिर मेरी दादी जी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, जो दादी ने मुझको बहुत साथ दिया है इसमें। दादी जी ने सभी को कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं आमिर को देखभाल खुद ही करूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत इसको अगर पड़ी तो मैं इसके हेल्प करूँ। तो दादी ने ही आपको पूरा पाला संभाला? जी मैम, दादी जी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये सब चीज़ें आपको किसने सिखाई? जैसे अभी हम तस्वीरों में भी देख रहे थे, पैर से कंघी करनी है, ये सब कैसे धीरे धीरे सीखा, कैसे एडजस्ट किया अपनी बॉडी को हर काम सिखाने के लिए? जी मैम, इसमें मैंने स्ट्रगल किया है। जब भी मैं किसी के पास जाता था, मुझको कुछ ये उठाना है वो उठाना है, वो हर कोई कहता था मुझको, मैं आपका नौकर नहीं हूँ, आप खुद उठाओ। तो मुझे इसीलिए खुद ही करना पड़ा। ये बताइए, क्रिकेट कहाँ से बीच में आया? फिर आपको एक्सीडेंट से पहले क्रिकेट का शौक था, कैसे शुरुआत हुई? हमारे घर में टेलीविज़न नहीं था, तो सभी जब भी क्रिकेट मैच होता था हमारे देश का, तो हम सभी क्रिकेट देखने के लिए दूसरी पड़ोसी के घर में जाते थे। तो जब मैं गया एक घर वाले के, जब मैं घुसा अंदर तो उन्होंने मुझको बाहर निकाला। तो जब बच्चे शोर करते हैं, तो जब चौका या छक्का मारते हैं तो शोर करते हैं, तो मुझको भी बाहर निकाला। फिर उसके बाद मैंने दादी जी को कहा कि मुझे आप गेंद डालो, बॉलिंग करो। बॉलिंग माय करो। गॉड। तो उन्होंने बॉलिंग की, उसको आता कुछ भी नहीं आता था। हाँ। तो मैंने दादी जी को बोला, जिस तरीके से आप गेंद फेंको लेकिन फेंको। हाँ। तो उन्होंने फेंकी, मैं वहीं जहाँ वो गेंद फेंकती थी मैं वहीं जाता था मैं दौड़कर, तो खेल लेता था। तो उसके धीरे से मुझे ऐसा मौका मिला, क्योंकि फिर मैं JNK पैरा क्रिकेट टीम में मैं शामिल हो गया हूँ 2013 से। कैप्टन भी मैं बना टीम का। फिर आज जो है एक प्रेसिडेंट के रूप में मैं आज JNK का, जो JNK पैरा क्रिकेट एसोसिएशन फॉर डिसेबल, उसका मैं आज प्रेसिडेंट भी हूँ। आपको सुनवाते हैं कुछ, इधर देखिए। अमिक शौक ज्यादा अम बेटुक लकचार पान पे जवन पे जहनत ये बस दान कह परवाह बह हर हेमत कह लगे तो लाग बह पान सोरे। आज मे दिलस सुकून असल, यह असल, ऐ कोर सोन दिल तारन हुंद ओनुद ऐ भजा, अ सुकून दिलस मज, ऐ हवी खुदायन असल वत क्रिकेट। ये आपकी माँ है। जी मैम, क्या बोल रही हैं आप, बताएंगे? ये कह रही थी कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है, कि इतने मुश्किलात के बावजूद आप ये कह रही थी मामा कि इतना आपने आपके लिए भेजा है, और जितने हमारे पास थे सब कुछ आप पर ही ऊपर खर्च हो हमने किया है, और
आपने कभी भी हार नहीं मानी अपनी ज़िंदगी से, और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बहुत खुश हैं। कैसे कुछ ज़रूरत हो तो आप बता देना मुझे। ठीक है। वाकई जो किया है आमिर ने, जो हौसला, मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ये हिम्मत रख सकता है। कुछ सुनवाते हैं आपको, देखिए। आमिर, तुझे वो पता है 2009 में जब इस बार में हम मैच खेल रहे थे, हमारा टीम बहुत पिट रहे थे, जब आपने मैदान में उतर आया था, फिर लोग हैरान हो गए, सब तमाशा खिलाड़ी भी हैरान हो गया, आमिर कैसे गेंद करेंगे, कैसे खेलेंगे, लेकिन इसने बॉल पैर कैसे खेल रहे। हमारा आमिर पर बहुत फख्र है, इसने ना जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, पूरा इंडिया का नाम रोशन किया, ये बहुत हमारा फख्र की बात है। हम कोशिश करते हैं ये आगे और बढ़ जाए। कैसा लग रहा है सब सुन के? अजीब सा लग रहा है? जी मैम, मालूम नहीं था। मालूम नहीं था। ये सब बोल रहे हैं लोग आपके बारे में। आमिर, अब मेरा एक सवाल, मतलब आपकी ज़िंदगी के बारे में बात हुई, क्रिकेट के बारे में बात हुई, कश्मीर के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपने अपना इंसिडेंट बताया कि जब आप घायल थे, आर्मी ने आपकी जान बचाई। आप देख रहे हैं इस समय इतना तनाव देश में चल रहा है, कश्मीर में चल रहा है, और आर्मी पर लगातार हमले होते हैं। एक यूथ के तौर पर, युवा के तौर पर, आपको बुरा लगता है कि आप ही की उम्र के कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पत्थरबाजी में हैं या आतंकवाद में जा रहे हैं? बुरा लगता है आपको इसे? मैम, बुरा तो लगता है, अगर हम अपनी बात कहें तो बुरा तो लगता ही है। किसी पर पत्थर मारना तो ये मुझे नहीं लगता ये दीन में भी है, नहीं है। तो रही हमारी फौज की बात है, वो इतनी बढ़िया काम करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता जिस तरह हमारे फौज इस वक्त कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। हमारे लिए, अल्लाह की कसम, सभी के लिए मेरे ख्याल से वो बहुत, जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत ही कम है। ये माँ बाप की गलती है, ये मेरी गलती। मैं कल पत्थर उठाऊँ, मैं किसी को मारूँ, क्यों मारूँ? इसने मुझको क्या किया है? तो ये बहुत गलत बात है। ये जो कश्मीर की आवाज़ है, कश्मीर के युवा की आवाज़ है, ये ज़्यादा गूंजनी चाहिए बजाय उन नारों के जो हम लगातार हर वक्त मीडिया में सुनते हैं। ये आवाज़ें कहाँ दब जाती हैं, और यही हमारा मकसद है कि आप जैसे लोगों की आवाज़ और उठनी चाहिए। आमिर, और आप सचिन तेंदुलकर के फ़ैन हैं? जी मैम। तो मुझको लगता है जो कुछ भी आज है, आज अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ वो हमारे गुरु की वजह से, सचिन तेंदुलकर सर की वजह से है। अभी तक मुलाकात नहीं हुई? मुलाकात तो नहीं हुई, इंशाल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो इंशाल्लाह करेंगे। आपको एक बात बताऊँ? जी मैम। आपके लिए किसी ने बहुत ख़ास एक तोहफ़ा भेजा है, वो मैं तोहफ़ा पहले आपको दे देती हूँ। सचिन तेंदुलकर ने ये बैट और ये जर्सी आमिर के लिए भेजी है। आपके लिए मैसेज लिखा है, बेस्ट विशेस सचिन तेंदुलकर। टू आमिर, एंजॉय द गेम एंड गिव योर बेस्ट। सर, आई लव यू सर। हम आपसे मिलना चाहते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ समय निकालेंगे, और जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर या पूरे हमारे देश से, इंडिया से डिसेबल्ड बच्चे हैं कि उनको आप थोड़ी एक हेल्प कीजिए ताकि वो भी आगे बढ़े, और सभी जितने भी हमारे देश में डिसेबल्ड बच्चे हैं तो उनके लिए आप कुछ हेल्प कीजिए सर इस क्रिकेट के हवाले। अब तो आपके भगवान, क्रिकेट के भगवान ने आपको गिफ्ट भेज दी, तो हमारी गिफ्ट अब उतना मायने नहीं रखेगी, लेकिन फिर भी ज़िंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। जब मैं जा रहा था तो मैंने वो इंडिया ट्रैक सूट लगाया था, मुझे खुशी थी कि मैं मेडल लेके आया, तो मुझे पीछे पीछे पत्थर आया यहाँ पर।
अगर कश्मीर भारत का ताज है तो उस ताज में जड़े कई हीरो में से एक है तजम्मुल। 2016 में 7 साल की उम्र में बांदीपुरा की रहने वाली तजम्मुल ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेकिन तजम्मुल ऐसा अकेला हीरा नहीं है। यह है 15 साल का शेख अदनान, जिसने हाल ही में इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और ये है 7 साल का हाशिम मंसूर, जिसने एशियन यूथ कराटे चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन आज हम बात इन हीरों की नहीं, उन्हें तराशने वाले, संवारने वाले, उनकी जिंदगी बदलने वाले जौहरी की करेंगे। और उस जौहरी का नाम है फैसल अली डार। फैसल कश्मीर के बच्चों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। भारत की तरफ से उन्हें खेलने ले जाते हैं। उनके सिखाए बच्चे दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करते आ रहे हैं। आतंकवाद की आग में झुलस रहे कश्मीर के बच्चों के लिए उनके फैसल सर किसी फरिश्ते से कम नहीं। और हमारे लिए फैसल एक ऐसे गुरु हैं जिन पर पूरे देश को फख्र है। बहुत बहुत स्वागत है फैसल, वेलकम अदनान। हमारे साथ हैं फैसल अली और उनके स्टूडेंट शेख अदनान। फैसल, मार्शल आर्ट्स, इसमें आपका इंटरेस्ट कब और कैसे शुरू हुआ? बेसिकली मैंने एक मैगज़ीन देखी जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो वहाँ पर वो मार्शल आर्ट्स की दुनिया बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि एक सेल्फ डिफेंस के माध्यम से अगर देखा जाए तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं सीखूं, बट वो कोई कोच नहीं मिला। जहाँ पर मैं रहता हूँ बांदीपुरा में, आपको शायद पता नहीं होगा कि हम कहाँ रहते हैं, देखा भी होगा वीडियोस पे, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग आओ, आप देखो कि हम कहाँ रहते हैं। बांदीपुरा किस जगह है, हमारे पास रोड भी नहीं है। तो हमारी मेहनत है कि कोशिश है कि इस चीज़ से शायद वो प्लेटफॉर्म मिले हमारे बच्चों को, ताकि हम अपने उस इलाके को उठाएं। बहुत बड़ी बात। खुद खेल रहे थे, मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन अब दूसरे बच्चों को सिखाना है और आपने बहुत कम उम्र में दूसरों को सिखाना शुरू कर दिया। ये कैसे हुआ? ये बात दिमाग में कैसे आई? ये मैंने इसलिए सोचा कि मैं और बच्चों को सिखाऊं, क्योंकि जो टारगेट था मेरा, मुझे वो गोल मुझे हासिल करना था कि मैंने इंटरनेशनल खेला, इसकी रिस्पेक्ट नहीं मिली थी। मैंने जो ट्रैक सूट लगाया था इंडिया का, तो उसकी वो इज़्ज़त नहीं मिली थी, क्योंकि मैंने तो खेला था, मैंने मेडल लाया था, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने स्टेट को, अपने देश को रिप्रेजेंट किया था। तो जो वेलकम होना था वैसा नहीं हुआ। तो बाद में कहा कि चलो बहुत सारे फैसल्स बनाता हूँ, तो बाद में कितनों को ताने देंगे, कितनों को बुरा भला बोलेंगे, ओबियसली उनको वेलकम अच्छा हुआ। आप देख सकते हो तजम्मुल, हाशिम, अदनान, सबको मीडिया पब्लिसिटी भी मिली, सबको अच्छा लोगों का वो ऑनर भी मिला। तो उस चीज़ से मुझे लगा कि मैं ही चमक गया। एक ज़माना था पेरेंट्स बच्चों को ले जाते थे कि नहीं करना है इनको, वो ये मारते थे अपने बच्चों को। आज पेरेंट्स वहीं से ले आते हैं बच्चों को, प्लीज़ इसको सिखाओ, इसको सिखाओ, इसको सिखाओ। ये समस्या, चाहे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हों, कई बार कुछ ऐसे, क्या किसी ने आके आपको इस तरह से डिस्करेज किया कि नहीं हमारा बच्चा इंडिया के लिए नहीं खेलेगा? उस चीज़ से तो हुई, वैसा ऐसा कुछ नहीं कि किसी पेरेंट ने बोला कि मेरा बच्चा इंडिया रिप्रेजेंट क्यों करेगा, बट वो एक स्टेज थी उस वक्त, वो मेरी स्टेज थी जो मैंने फेस किया है, तो वो दूसरी बात है। बट आज तो पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। आपने ये चीज़ फेस की? हाँ, इंडिया के लिए नहीं खेलना है? बेसिकली जब मैं जा रहा था तो मैंने वो इंडिया ट्रैक सूट लगाया था, मुझे खुशी थी कि मैं मेडल लेके आया, तो मुझे पीछे से पत्थर आया यहाँ पर। मैं मार्केट से चल रहा था, पता नहीं किसने मारा, कोई पथरा वथरा ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं। मुझे चक्कर आया तो मैंने हाथ से लिया, तो मुझे मेरे सर पे खून आया। तो फिर मैंने वो ट्रैक सूट निकाला, उसी टाइम पैक किया था, मैंने दोबारा नहीं लगाया उसको। मैंने कहा जिसकी इज्जत ही नहीं है तो उसको लगाना ही क्यों फजूल में। तो आज फिर मैंने मेहनत की, फिर तजम्मुल आई, उसका भी इंडिया ट्रैक सूट आ गया, ये आ गया, हाशिम आ गया। अब तो सब लोगों ने सेल्फी भी ली है, मिनिस्टर से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, लोग बच्चे लड़के लड़कियाँ जहाँ देख रहे हैं सेल्फी ले रहे हैं, ये ट्रैक सूट लगा के और लिख रहे हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर। एक आपके स्टूडेंट के पेरेंट का मैसेज है आपके लिए। हम कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर टैलेंट होता है, गॉड गिवन गिफ्ट होता है, लेकिन उस टैलेंट को निखारने वाला कोई होना चाहिए, वही तराशना, उसको मोल्ड कर लेना, वो कोई और नहीं, मास्टर फैसल है। मैं बताऊंगा एक वाकया मेरे साथ हुआ था। मैं क्लब जब बनाता था, 5-6 लड़के हो जाते थे मेरे साथ, लड़कियों की तो बात नहीं बनती थी, ये 2004-5 की बात होगी। तो मैं उनको सिखाता था, कुछ लोग मिलते थे एक साथ, उनके घर जाते थे, उन बच्चों के पेरेंट्स के घर, उनको बोलते थे कि भाई ये इसके साथ मत छोड़ो, ये वो करेगा इनको, ये यहाँ करेगा, ये सिगरेट पिलाना सिखाएगा, ये इनको गंदी आदत इसके साथ मत। तो अचानक वो बच्चे नहीं आते थे, मेरा क्लब टूट जाता था। इवन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को सिखाता था, 5 रुपये में लेता था लाइफ टाइम बच्चे को फीस, 5 रुपीज़। तो 35 रुपये मुझे ऐसे कुछ हो जाते थे, मुझे याद है। उसमें मैं जेरोक्स का भी करता था, वो कुछ ऐड बनाता था अपनी कि और बच्चे आए।
अदनान, आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई फैसल सर के पास आने से? फैसल सर ने मेरे को अच्छे से सिखाया, मैंने भी मेहनत की थी, फैसल सर ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की। फिर ऐसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स पे खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, उसके बाद स्टेट लेवल पे एंड फिर नेशनल्स एंड अब इंटरनेशनल्स। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगता है जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो? अच्छा ही लगता है जब इंडिया के लिए मेडल आता है, आपको पेरेंट्स भी प्राउड होते हैं, पूरा मतलब फैसल सर पूरा एकेडमी प्राउड होती है, तो खुद भी अच्छा लगता है। क्या बात। आज सब लोगों को आपका मेडल दिखाएं, मेडल और सर्टिफिकेट। कौन सा है ये, कौन सी चैंपियनशिप? ये थी ताइक्वांडो, इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रिंसेस कप, थाईलैंड बैंकॉक में हुई थी। और सर्टिफिकेट देखिए, ये सर्टिफिकेट। अब इसी में आगे बढ़ना है या खेल को छोड़ देना है थोड़े टाइम बाद? नहीं 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 नहीं, अभी छोड़ना नहीं है इसको, तो इंशाल्लाह अभी पूरी कोशिश करूंगा। फैसल सर का भी साथ होना चाहिए, तो इंशाल्लाह प्रेजेंट करूंगा इंडिया को ओलंपिक लेवल पे, गोल्ड लेकर आऊंगा। चलिए आपको आपके एक और स्टूडेंट का मैसेज सुनवा देते हैं। हाय सर, आप मेरे सामने बैठे हैं, मुझे खुशी है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। पहले ये बात कि आपने मुझे देखा इस कश्मीर में, बांडीपोरा में, और फिर जाके मुझे सिखाया कि जो मेरे अंदर टैलेंट था वो आपने सारा टैलेंट मेरा बाहर लाया, और फिर जाके मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन बनी। और जो आपने मतलब कर्फ्यू के टाइम मुझे सिखाया, अपने घर में रख के कहीं भी मुझे सुबह सुबह प्रैक्टिस कराई, वार्म अप कराया, सब कुछ कराया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आप तो जानते ही हैं कि आपको मेरे साथ कभी छोड़ना नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं, और मुझे चलाते रहेंगे और वो भी चलाएंगे सीनियर तक, जब तक मैं बड़ी नहीं हो जाऊंगी और वर्ल्ड ओलंपिक्स में गोल्ड नहीं लाऊंगी, तब तक आप मेरे साथ नहीं छोड़ेंगे, और आप ही मुझे प्रैक्टिस देंगे और सिखाएंगे, सब कुछ आप ही करेंगे। बहुत मेहनत भी इसने की। जब अनरस था हमारे कश्मीर में, हालात ख़राब थे बहुत, तो स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे थे, तो स्पोर्ट्स की तो बात ही नहीं बनती थी। तो मैंने इसको फिर अपने घर ही ले लिया। मैंने कहा कि इसके फादर को प्लीज़, पहले इसके फादर ने बोला कि नहीं इस हालात में, मैंने कहा इसको ओपन में कहीं प्रैक्टिस नहीं करनी, आप छोड़ दो, मेरे घर आ रही है। जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप जाना था उसको, उससे पहले 1-2 महीने पूरा घर पे इसको सवेरे मॉर्निंग में 6 बजे उठा के 9 साढ़े 9 तक प्रैक्टिस, घर में प्रैक्टिस, शाम को प्रैक्टिस, बड़ा अच्छा खेला इसने वहाँ पर भी, तो तब जाके गोल्ड इसका आया था। एक बात बताइए, अभी तक की लाइफ का हैप्पीएस्ट मोमेंट? हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे लिए वही था कि जब तजम्मुल वापस आई इटली से, अजय एयरपोर्ट पे, उसका वो ट्रैक सूट लगा था ना इंडिया वाला, वो दूसरा बच्चा था बांडीपोरा का, तो मैंने वो टी शर्ट लगाई। फिर जब वो हग गया ना, 15 मिनट तक वो हग था, उसने टांगे यहाँ से बंद की थे, ऐसे हम उस टाइम थे, पूरा वो जो भी बाकी आए थे ना वेलकम के लिए, वो सब ऐसे देख रहे हैं ये कब छोड़ेंगे एक दूसरे को। वो मेरे लिए सबसे बड़ा हैप्पी था, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई उस वक्त। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब आगे क्या? आगे इंशाल्लाह और एक बच्चा जा रहा है हमारा कुछ और अच्छा करने के लिए, 4.5 साल का बच्चा है वो, मोहम्मद सुहैब उसका नाम है, उसको एशियन कराटे चैंपियनशिप के लिए साउथ एशियन जाना है खेलने के लिए, इतना बचा है वो, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं उसका गोल्ड आएगा। वाओ, नहीं, हम सबकी दुआएं आप और आपके हर स्टूडेंट के साथ है। खूब आगे बढ़ो, खूब सारे मेडल्स जीतो देश के लिए, और आप ऐसे ही सब बच्चों को सिखाते रहें, इनकी ज़िंदगियां बदलते रहें। फैसल, थैंक यू सो मच। और एक छोटा सा तोहफा ज़िंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। बाल तो अपनी खेती है, बाल तो आते रहेंगे, तो बेटर है बाल अभी काट दो, कल तो आएंगे ही बाल। उसको वो करना था जो उसके आसपास अब तक किसी लड़की ने नहीं किया था। वो खेलना चाहती थी, मैदान पर उतरना चाहती थी, लेकिन वो कोई आम खेल नहीं था, कोई ऐसा खेल नहीं जिसे लड़कियों का खेल माना जाता हो।
उसे तो फुटबॉल खेलना था। रोनाल्डो और मेसी की फैन थी वो। श्रीनगर के रामबाग की रहने वाली नादिया निघत के लिए मैदान तक का रास्ता आसान नहीं था। उस मैदान पर लड़कों का कब्जा था। सबने रोका, सबने टोका, लेकिन जिनके सर पर जुनून सवार हो वो कहाँ किसी की सुनते हैं। उनकी नज़र तो बस मंजिल पर होती है। नादिया की नज़रें मैदान पर टिकी थी। वहाँ पहुँचने के लिए बाल कटवाना, लड़कों जैसा दिखना एक छोटी सी कुर्बानी थी। और आज वही नादिया उसी जगह, उसी मैदान पर लड़कों को फुटबॉल सिखाती हैं। नादिया, वेलकम टू ज़िंदगी। आइए नादिया, आज आपकी उम्र 20 साल है। सबसे पहले फुटबॉल का चस्का कब और कैसे लगा, और तब से लेकर अब तक का सफ़र कितना मुश्किल था? मैम, फुटबॉल का तो शौक़ मुझे बचपन से ही था, लेकिन प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया 2007 से। क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल नहीं थे, इसलिए 2007 से मैंने स्टार्ट किया फुटबॉल। घर में रोकते थे लोग कि खेलना नहीं है? पेरेंट्स तो पापा मुझे पहले से अलो करते थे, मम्मा अलो नहीं करती थी ज़्यादा, क्योंकि जब कोई नेबर उनको बोलता था कि ऐसी आपकी बेटी है, लड़की है, ये लड़की को घर से बाहर मत निकलने दो, तो मम्मा उनकी बातों में आ जाती थी, तो मुझे रोज़ रोकती थी। इवन मैंने इतनी डांट खाई है, पिटाई खाई है मैंने मम्मा से। तो पापा उनको बोलते थे नहीं मत रोको, अगर ये कुछ करना चाहती है तो आप इसको खेलने दो। तो मैं पापा को जाके बोलती थी थोड़ा हेल्प कर रहा हो, ऐसे जाना है खेलने, कुछ चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए तो मम्मा से बात करो, क्योंकि मैं डायरेक्टली मम्मा को नहीं बोल सकती थी। वो सिर्फ इतना बोलती थी कि लोग बातें बोलते हैं। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि मम्मा का सपोर्ट इतना है मेरे साथ, मैं सुबह लेट उठती हूँ, मुझे उठाते हैं, चलो लेट हो गया, पहले यहाँ प्रैक्टिस पे जाओ। एक मैसेज आपको सुनवाते हैं। मेरे को एक बात बताओ बेटा, कभी मैंने तुमको डांटा भी है इस बात के लिए कि आप बहुत तंग करती थी मुझे भी और माँ को भी? अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पर आप लड़कों के साथ खेलती हो, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है उस बारे में हमें भी सोचना पड़ता था। लेकिन बेटा आपकी मेहनत और आपकी जो अपनी लगन से आपने जो आज ये मुकाम पाया है, इसके लिए हम बहुत खुश हैं बेटा। और कभी कभार तुम्हें माँ जो डांटती थी, मारती थी, तो मुझे भी उस टाइम बहुत दुख होता था। मैं उस टाइम किस तरह तुम्हें बचाता था, और कभी पैसे के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए। अगर कभी मैंने तुझे कुछ कहा होगा उसके लिए मुझे भी माफ़ कर देना बेटा। लेकिन चाहता हूँ कि तू आगे चले, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है, हर मंजिल तुम्हारी कामयाबी की ओर चली जाएगी। This is so beautiful. मैं तो बस अपने पेरेंट्स जितना सपोर्ट मुझे मिल रहा है फैमिली में, मैं चाहती हूँ कि वैसा सपोर्ट हर एक लड़की को मिले। सही। क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में ऐसी हालत है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं अपनी ओर नहीं देखूँगी कि चलो मेरी एज जब निकली, मेरी 20 है, कि मैं अभी इंटरनेशनल तो नहीं खेल पाऊँगी, लेकिन जो हमारी कश्मीर की लड़कियाँ हैं, मैं उनके पेरेंट्स को बोलती हूँ कि उनको सपोर्ट करो। सही बात कह रही है। आज अगर मैं इधर हूँ तो मैं चाहती हूँ कि कश्मीर की हर लड़की इधर आए, वो भी आगे चले। हम देखेंगे कि सब लड़कियाँ जो कश्मीर से बाहर, हम देखेंगे हर एक उनका एक मुकाम है, चाहे नेशनल में हो या इंटरनेशनल में, लेकिन कश्मीर हर एक जगह पीछे है। तो क्यों पीछे है? वहाँ की सोसाइटी उनको एलो नहीं करती है। सोसाइटी अगर एलो करे या ना करे, लेकिन सबसे ज़्यादा कि पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स एलो करे तो सोसाइटी कुछ नहीं कर सकती है। सही बात। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो भी अपने बच्चों को एलो करे खेलने के लिए, ताकि वो भी एक मुकाम हासिल करे। कश्मीर की लड़की होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या वहाँ की लड़कियों के लिए दोहरी प्रॉब्लम है कि एक तो लड़की और दूसरा
क्या कभी ये सब भी सुनना पड़ता है कि इंडिया के लिए नहीं खेलना है, क्यों करना है ये सब, जो जिस तरह का माहौल है इस वक्त? ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे ये सारा पॉलिटिक्स का वजह है। खेलना है, स्पोर्ट्स में कहीं पॉलिटिक्स नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स इसलिए पीछे है क्योंकि पॉलिटिक्स बीच में घुसता है। अगर वो इससे अलग रहेगा तब जाके स्पोर्ट्स आगे रहेगा। अगर हम इंडिया में रहते हैं तो हमें ये फ़ख्र होना चाहिए कि हम इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करें, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा बताइए, बाल कटवाने का क्या कनेक्शन था खेल से? 2007 से जब मैंने फ़ुटबॉल स्टार्ट किया, 2008 से वहाँ पे हालत ख़राब हुई थी, तो मैं तब भी प्रैक्टिस करने जाती थी। वहाँ पे हम 45 बॉयज़ थे और मैं एक अकेली लड़की उनके साथ प्रैक्टिस करती थी। वहाँ पे जो बॉयज़ थे, मतलब जो हमारे टीममेट थे, वो भी मुझे बोलते थे यार तुम लड़की हो, मत खेला करो, हमें प्रॉब्लम होती है। हमें कोई देखता बोलते क्या यार लड़कियों के साथ खेलते हो, लड़की खेलती है आप लोगों के साथ। तो मैंने बोला अब आप लोगों का क्या मतलब है, फिर मुझे नहीं खेलना है। आधे बोलते थे नहीं यार छोड़ दो, तेरे लिए ये गेम नहीं है, कोई और काम देख लो। तो मैंने सोचा कि बेटर है, जो मुझे लोग देखते हैं वो फिर रास्ते पे बोलते हैं यार ये वही लड़की है जो उधर लड़कों के साथ खेलती है, इसको कोई काम नहीं है, घर वालों ने ऐसे छोड़ दिया है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, बाल तो अपनी खेती है, बाल तो आते रहेंगे, तो बेटर है बाल अभी काट दो, कल तो आएंगे ही बाल। तो ठीक है, अभी बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस खेलना है, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे के साथ बच्चा बन के रहो, इसलिए मैंने बॉयज़ के साथ बॉयज़ बन के रही, मैंने अपने बाल काट दिए। हाय नादिया, आप ठीक हो? आपको वो बातें याद है बचपन की कि जब हम जाते थे खेलने इस ग्राउंड में, तो फिर जब घर वालों को पता चलता था, यहाँ पे नेबर्स उनको कहते थे खाली ये 2 लड़कियाँ हैं ग्राउंड में और कोई भी नहीं होती है, वहाँ पे सारे लड़के होते हैं, खाली यही 2 होते हैं। फिर हमें घर में बहुत डांट पड़ती थी, आपकी मामा भी आपको डांटते थे, कहते थे ये अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ के नेबर्स हमें ये बोलते हैं ये पैंट लगाती है, लड़कों के साथ खेलने जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये लड़की और दोनों लड़कियां, हर कोई कहता था ये एक लड़का और लड़की है, हमें हर कोई कहता था आप क्या लगते हो आपस में। उनको यकीन ही नहीं होता था कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अभी आप इस मुकाम पे पहुंची हो, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। हेलो नादिया, मैं तुम्हारी सिस्टर। वैसे तुम्हें तो पता ही होगा बचपन में कितनी लड़ाइयाँ करती थी, ज़्यादा झगड़ती थी ना मेरे साथ तो तुम्हें कभी बराबरी आती ही नहीं थी, सिर्फ तुम खेलती थी लड़कों के गेम्स। मैं जब बोलती थी कोई ऐसी गेम खेलेंगे तो मानती नहीं थी, बोलती थी नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तुम लड़की ज़्यादा बनती हो, उसको तुम्हें तो लड़कियों की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी, ये सब मुझे तो याद है। तुमने आज मुझे भी इंस्पायर किया हुआ है कि मैं भी खेलूँगी फुटबॉल। इवन मुझे बोलती थी चलो मेरे साथ प्रैक्टिस पे आओ, खेलेंगे, एक्सरसाइज वो ये। मैं तो कभी मानती नहीं थी, लेकिन तुम इतना इंस्पायर मुझे करती थी कि फिर मैंने भी तुम्हारे साथ फुटबॉल टीम में ज्वाइन कर ही लिया। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। मैं तो अपनी फैमिली को बहुत कितने वो दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। आपको देखकर बहुत सारी लड़कियां घर में भी और बाहर भी इंस्पायर हो रही हैं। बिल्कुल, मुझे तो फेसबुक पे इतनी मैसेज आती है, मैम अभी तो कहते हैं कि ऑटोग्राफ का ज़माना गया, अभी तो सेल्फी दे दो। इतना बोलते हैं। जब भी मैं रास्ते पे चलती हूँ, पता नहीं होती कि कौन है, वो इनसे पूछते बेटा आप ऐसे हो ना, आपका नाम ऐसे है, तो बोलते हमारे बच्चियाँ हैं उनको कोचिंग दे दो, या लड़कों का उनको कोचिंग दे दो, नंबर लेते मेरे। मतलब वहाँ पे बहुत स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन यही प्रॉब्लम है, एक तो फैमिली सपोर्ट, सोसाइटी का ये, और तो गवर्नमेंट्स का। जब तक गवर्नमेंट हेल्प ना करे तब तक स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ेगा। और मुझे लगता है ऊपर से तनाव, कभी कर्फ्यू है, कभी कुछ हो गई प्रॉब्लम। मेरे लिए तो कर्फ्यू कुछ भी नहीं है। कर्फ्यू था 2 साल था, 3 साल था, 1 साल था, नो इशू। मैं प्रैक्टिस करती थी, जिसको कुछ करना होगा वो कहीं पे भी कर सकता है। मैं अपने रूम में फुटबॉल प्रैक्टिस करती थी, इवन अपने पापा के साथ। अब आगे क्या सपने हैं? आगे तो बस मेरा एक ही गोल है अब, कि मैं कश्मीर की लड़कियों को कोचिंग करूं और मैं कश्मीर से एक टीम ऐसी बनाऊं कि जो कंट्री रिप्रेजेंट करे ही करे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो तो मैं करके रहूँगी। अगर मैं इंटरनेशनल नहीं खेल पाऊँ तो वो खेल पाए। नादिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और दिल से दुआ करूँगी कि आप
कंट्री को ज़रूर रिप्रेजेंट करें एज अ प्लेयर भी, और आप जिन बच्चों को सिखा रही हैं, जिन प्लेयर्स को तैयार कर रही हैं, वो भी हमारा नाम रोशन करें, देश के लिए मेडल्स जीत कर आएँ। आप बेस्ट विशेस टू यू, और एक छोटा सा तोहफा। जिंदगी हमेशा हर मौके पर हमें दो विकल्प देती है, हम अच्छा देखें या बुरा, बड़ा सोचें या छोटा, हालात बेहतर बनाएं या बदतर, नफरत की बात करें या मोहब्बत की, अपनों को दूर भगाएं या गले लगाएं, भटके हुओं को दुत्कारें या सुधारें। जिंदगी लाइव में हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छाई की, भलाई की बात करें, लोगों को बेहतर बनने और करने की प्रेरणा दें, नफरत की दीवार नहीं, मोहब्बत की मिसाल कायम करें। और यही हमने आज किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगली बार कश्मीर का जिक्र आते ही आपके जहन में सिर्फ नफरत गर्दों के नाम ना आए, आपको ये लोग भी याद आए, आपको सिर्फ बांटने वाले ना दिखें, आपको भारत के लिए खेलने वाले ये लोग भी दिखाई दें, आपको आतंकी नहीं, उनसे लोहा लेने वाले हमारे बहादुर कश्मीरी भाई भी दिखाई दें। उम्मीद है अपनी इस कोशिश में हम कुछ हद तक कामयाब हुए होंगे। आज जिंदगी लाइव का ये सफर यहीं खत्म हो रहा है। आपसे दूर जाने का अफसोस भी है, लेकिन कुछ अच्छा काम कर पाने की खुशी भी। हम तो आज यही कहेंगे कि जिंदगी लाइव के हर एपिसोड से सीखने के लिए बहुत कुछ है। इन्हें अब आप YouTube पर भी देख सकते हैं। देखिए, कई बार देखिए और दूसरों को भी दिखाइए, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर जिंदगी, बेहतर समाज, बेहतर देश और बेहतरीन दुनिया बना सकें। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए ही सही। यही तो है जिंदगी लाइव।